रिश्तों की अनमोल धरोहर। रमन बाबू जीवन भर शिक्षक रहे थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी मिलती है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे आदित्य को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और ऊंचे पद तक पहुंचाया। लेकिन जैसे जैसे वह सफल होता गया, वह अपने पिता से भी दूर होता गया। कभी उनका घर हंसी ठिठोली से गूंजता था। आदित्य बचपन में हर समय उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनता। त्योहारों पर पूरे परिवार के साथ पूजा होती, रसोई में मिठाइयों की खुशबू फैलती। लेकिन अब वही घर सूना और वीरान हो गया था। सुमित्रा देवी के गुजर जाने के बाद रमन बाबू बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। वे अक्सर आदित्य को फोन करते, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना मिल जाता। रमन बाबू, बेटा बहुत दिन हो गए, कभी आकर मिल जाओ। आदित्य, पापा ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, कुछ दिन बाद आकर मिलता हूँ। रमन बाबू, बेटा इस बार होली साथ मनाएंगे ना। आदित्य, पापा अभी तो कंपनी का एक प्रोजेक्ट में बहुत काम है, अगले साल ज़रूर। रमन बाबू, बेटा दशहरा आ रहा है, सोचा इस बार तुम्हारे घर आ जाऊं। आदित्य, पापा अभी घर में मरम्मत का काम चल रहा है, जगह कम है, बाद में आइएगा। रमन बाबू अब समझ चुके थे कि उनके बेटे के पास उनके लिए समय नहीं था। आदित्य अब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो चुका है और उस परिवार में शायद अब उनका कोई स्थान नहीं था। वह अकेले खाने की थाली पर बैठते, लेकिन अब वह थाली अधूरी लगने लगती थी। वह अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरों को देखते और अपने आप से शिकायत करते कि क्या उन्होंने अपने बच्चे को सफल बनाकर अपनों से दूर कर दिया। वे अपने पड़ोसी रमेश जी से थोड़ी ईर्ष्या करने लगे थे कि उनका बेटा थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, एक निजी कंपनी में क्लर्क के साधारण पद पर था, लेकिन वह रमेश जी के साथ रहता, उसका पूरा ध्यान रखता और उन्हें खुश रखता। एक बार जब रमन बाबू का मन काफ़ी अधीर हो गया तो उन्होंने आदित्य को फ़ोन करके मिलने को कहा, लेकिन आदित्य ने अपनी व्यस्तता का बहाना कर आने से मना कर दिया। लेकिन जाने क्यों आदित्य का मन उदास हो गया। आदित्य का 12 वर्ष का बेटा आयुष पास में बैठा, उसने अपने पिताजी का उदासी का कारण पूछा। जब उसके पिता ने सारी बात बताई तो आयुष ने कहा कि वह अपने दादाजी से मिलना चाहता है और वह लगातार इसके लिए जिद करने लगा। कुछ दिन बाद आयुष गर्मी की छुट्टी में अपने दादाजी के पास आया। शुरुआत में उसे लगा कि दादाजी बहुत पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन जैसे जैसे उसने उनके साथ समय बिताया उसकी सोच बदलने लगी। रमन बाबू उसे सुबह सैर पे ले जाते, नदी में नाव की सैर कराते, पुरानी कहानियाँ सुनाते, पतंग उड़ाना और लट्टू घुमाना सिखाते। आयुष को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा, उसे मज़ा आने लगा।
एक दिन उसने अपने पिता से फोन पर कहा, आयुष, पापा, आपने कहा था कि दादाजी पुराने जमाने के हैं, लेकिन वो तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य हंसते हुए, बेटा, तुम कुछ दिन मस्ती कर लो, फिर घर लौट आना। आयुष, लेकिन पापा, दादाजी तो हर दिन अकेले रहते हैं। जब मैं चला जाऊंगा तब क्या होगा? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद दशहरा आया। रमन बाबू ने सोचा कि इस बार वे खुद ही आदित्य के घर जाएंगे। वे बिना बताए आदित्य के घर पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर घंटी बजाई। आदित्य की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बहू थोड़ा असहज होकर, अरे पापा, आप बिना बताए आ गए। रमन बाबू मुस्कुराकर, बस ऐसे ही, सोचा दशहरा साथ मनाएंगे। आदित्य अंदर से आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय हल्की चिंता थी। आदित्य, पापा, आपको पहले बताना चाहिए था। दरअसल आज हमारे कुछ ऑफिस के कुछ मेहमान आ रहे हैं और घर में उनकी स्वागत की तैयारी चल रही है। उसने उन्हें अंदर बैठाया, पानी पिलाया, लेकिन अपने मेहमानों के स्वागत की तैयारी में उन्हें बिल्कुल अनदेखा और उपेक्षित कर दिया। रमन बाबू समझ गए कि उनके लिए यहाँ किसी के पास समय नहीं है। वे उन लोगों को देखते रहे और धीरे से उठकर घर के बाहर आ गए। उनके कदम भारी हो गए थे, आंखें नम थी। आयुष को जब पता चला तो उसने अपने पापा से शिकायत की। आयुष, पापा, दादाजी इतनी दूर से आए और आपने उनका ध्यान नहीं रखा। आदित्य झेप गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। एक दिन आयुष ने अपने स्कूल में होने वाले निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। उसका विषय था मेरा परिवार। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे पापा, मम्मी और दादाजी हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे खास मेरे दादाजी हैं। मेरे दादाजी हमेशा सूनी आँखों से कभी आकाश को देखते हैं तो कभी घर के दरवाजे को टकटकी लगाए देखते रहते हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बोले, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आएंगे, जैसे बचपन में आते थे। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे दादाजी गांव में अकेले रहते हैं और शहर में रहने वाले मेरे पापा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और न ही उनसे मिलने जाते हैं। अचानक मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्या मैं भी अपने माता पिता के साथ नहीं रहूंगा? क्या मैं भी अपनी पत्नी और बच्चे में व्यस्त हो जाऊंगा, अभी जैसे मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मेरी हर पसंद की चीज़ ला कर देते हैं, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। दादाजी ने भी मेरे पिताजी के साथ इसी तरह का व्यवहार किया होगा, उन्हें खूब प्यार दिया होगा और एक अच्छा
इंसान बनाया होगा, तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि मेरे पिताजी दादाजी का ध्यान नहीं रखते हैं? क्या इसलिए कि अब वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो गए हैं? उन्हें अब दादाजी की ज़रूरत नहीं है, या दादाजी उनके आधुनिक सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठते हैं? क्या परिवार का मतलब सिर्फ माँ बाप और भाई बहन होते हैं? क्या हमारे दादा दादी नाना नानी का परिवार में कोई महत्व नहीं होता? मुझे नहीं पता कि इन सवालों का जवाब क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपने मम्मी पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल ने यह निबंध पढ़कर आदित्य को स्कूल बुलाया। प्रिंसिपल: आदित्य जी, आपका बेटा बहुत समझदार है, यह निबंध पढ़िए। आदित्य ने निबंध पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और पिता के घर की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि रमन बाबू अब वृद्धाश्रम में रहने चले गए हैं। वह तुरंत वृद्धाश्रम की तरफ भागा। वहाँ जाकर उसने अपने पिता को देखा। वे कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। आदित्य घुटनों पर बैठते हुए: पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ। रमन बाबू हल्की मुस्कान के साथ: बेटा, अब मैंने अकेले जीना सीख लिया। अब इसी वृद्धाश्रम में मैंने अपनी एक छोटी सी लेकिन प्यारी सी दुनिया बना ली है। तभी पीछे से आयुष भागता हुआ आया और दादाजी से लिपट गया। आयुष: दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। अगर आप यहाँ रह गए तो मैं भी यहीं आपके साथ रहूँगा। आयुष का निश्छल प्रेम देखकर वह भी पिघल गए। उनकी आंखें नम हो गई। यह देखकर वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्ग भी भावुक हो गए। एक वृद्ध बोले: रमन बाबू, अगर कोई इतने प्रेम से आपको घर बुलाने आया है तो आपको जाना चाहिए। यह खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। रमन बाबू कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य की आंखें नम थी, लेकिन इस बार उनमें सच्चे पछताव के आंसू थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा: पापा, मैं बहुत देर कर चुका, लेकिन अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमन बाबू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा: बेटा, देर से समझना बेहतर है बजाय कभी ना समझने से। रमन बाबू ने गहरी सांस ली और कहा: ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं। शाम को जब पूरा परिवार छत पर बैठा था तो आयुष ने उसके पास आकर कहा: दादाजी, अब आप फिर से कहानियाँ सुनाएंगे ना? रमन बाबू मुस्कुराए और बोले: हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नई यादें भी बनाऊंगा। अचानक उन्होंने महसूस किया कि दो हल्की बूंदें उनके पैरों को छूकर गिरी।
रमन बाबू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हल्की हवा चल रही थी। आकाश में चंद्रमा हल्की रोशनी बिखर रहा था और तारे जैसे शांत गवाह बने खड़े थे। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य स्नेहल स्पर्श उनको सिर को सहला रहा है। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठी और उन्होंने महसूस किया कि सुमित्रा देवी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में वही ममता भरी चमक थी जो हर बार परिवार को एक साथ देखने पर उभर आती थी। एक माँ, एक पत्नी जो जीवन भर अपने परिवार को जोड़े रखने का सपना देखती रही, आज अपनी पनीली आँखों से इस अधूरे सपने को पूरा होते देख रही थी। उनकी आँखों से बहते आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांति, एक संतोष कि आखिरकार उसका परिवार फिर से जुड़ गया था। रमन बाबू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को बहने दिया। यह खुशी के आंसू थे, इतने बरसों बाद सच्चे अपनत्व के आंसू। उन्होंने आयुष को गले लगाया और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा अब मैं अकेला नहीं हूँ। आयुष ने दादाजी के सीने से लगकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, अब कभी नहीं। और पीछे खड़ा आदित्य जो अपने पिता के पीछे से इस पूरे दृश्य को देख रहा था, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उनका सिर झुक गया। उनकी आंखों में से भी 2 बूंद गिरी, पर पश्चाताप की। अब वह जान चुका था कि समय रहते जो समझ लिया जाए वही असली समझदारी है। उसने धीरे से पिता के चरणों में सिर झुका दिया और उस रात बरसों बाद रमन बाबू चैन से सोए, क्योंकि अब वे अकेले नहीं थे। पता है, हमें किसी की कीमत का पता कब चलता है? जब हम उसे खो देते हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसे अपनों के साथ बिताएं। जब आपके माँ बाप ने आपको अनाथालय में नहीं पाला, इस तरह आप अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में ना पाले। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने में मदद करें। आपका एक सपोर्ट हमें अच्छी सी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।